हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, अरे यार, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ जो छोटे पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। संघीय कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति इंग्लैंड की साम्राज्ञी यानी कि जो सम्राट वगैरह होते हैं के समान है, जो संघ का मुखिया तो है पर मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। फिर भी राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति है। उसका पद गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। प्राय कार्यकाल पूरा हो जाने के पूर्व ही अथवा 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहता है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई उम्मीदवार भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत लाभ का कोई पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता, लेकिन सांसद, विधायक एवं राज्यपाल आदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है तो उसे अपने पुराने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार अथवा राष्ट्रपति हो सकता है, इस विषय में संविधान मौन है, यानी कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। अब आ जाते हैं निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि निर्वाचकों में से कम 50 उसके नाम का प्रस्ताव रखें तथा कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा उसके नाम का समर्थन किया जाए। उससे 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने पड़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसमें राज्य की विधान परिषदें और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं शामिल नहीं होती, लेकिन 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पौंडीचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। अतः अब राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। अब आ जाते हैं निर्वाचन प्रक्रिया। संविधान के अनुसार जहां तक संभव हो सकेगा राष्ट्रपति के चुनाव में भिन्न भिन्न राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसी तरह संसद के सदस्य तथा राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा संसद और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों में समानता होगी। अनुच्छेद 55(2) के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के चुने हुए कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने से प्राप्त संख्या में 1000 से भाग देने से प्राप्त भागफल के बराबर होगा। यदि भागफल 500 या 500 से अधिक हो तो मत के मूल्य में 1 मत जोड़ दिया जाए। एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य क्या होता है? जितने भी राज्य हैं और यूटी हैं या यूटी क्या केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, उनकी कुल आबादी बटे विधानसभा में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, इंटू 1/100। ये हो जाए 1/1000, इसमें 1000 होता है और उस वाले में दूसरे में
जो सांसद होते हैं उसमें सांसदों की संख्या वगैरह होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं सांसद के मत का मूल्य। सांसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए निश्चित समस्त मत संख्या को सांसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे तो अपनी अलग भाषा में लिखा हुआ है कंप्यूटर की, हम अपनी अलग भाषा में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू बटे में दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सांसद के मत का मूल्य। एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है, ये एक सांसद के मत का मूल्य है। ठीक है, सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की संख्या कुल वैल्यू कितनी होती है, वो ऊपर की साइड आ जाएगा, और दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या बटे में आ जाएगी नीचे। ठीक है, मतदान प्रक्रिया एवं गणना। चुनाव मतपत्र पर एक और उम्मीदवार के नाम तथा उसके राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह यदि हो तो अंकित होते हैं। मतदाताओं को अपनी प्राथमिकताएं उन नामों के आगे 1, 2, 3, 4, 5 अंकित करनी होती हैं, परंतु वह अपनी पहली पसंद का मत एक ही उम्मीदवार को दे सकता है। मतगणना के पहले दौर में उम्मीदवारों को प्राप्त केवल पहली प्राथमिकता वाले मत को ही गिना जाता है। यदि प्रथम दौर में ही किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा से अधिक मत मिल जाते हैं तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रथम दौर में किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता तो मतगणना का दूसरा दौर आरंभ होता है। इसके अंतर्गत उम्मीदवारों को मिली द्वितीय प्राथमिकता वाले मतों को गिना जाता है। इस दौर में यदि ऐसा लगता है कि किसी उम्मीदवार को प्राप्त मत बहुत कम है और उसके विजयी होने की संभावना नहीं है तो उसके मतों को अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि इस स्थिति में कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यह मतगणना और हस्तांतरण का दौर उस समय तक चलता रहता है जब तक कोई उम्मीदवार विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता है। यदि अंत में 2 ही उम्मीदवार शेष हों तो बहुमत के आधार पर प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अभी तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल एक ही बार दूसरी प्राथमिकता वाले मतों को गिनने की आवश्यकता पड़ी है। 5वें निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार का प्रथम मतगणना में निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हुआ था, अतः प्रत्याशियों को मिली द्वितीय प्राथमिकता वाले मतों की गणना की गई और उसमें वीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे वो विजयी घोषित हुए। निर्वाचन संबंधी विवाद। संविधान का अनुच्छेद 71 यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उसका निर्णय अंतिम होगा, किंतु यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। संविधान के अनुसार संसद को विधि द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनियमन करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि उसके निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों में किसी कारण से रिक्तता विद्यमान है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत किसी चुनाव पर आपत्ति या तो ऐसे निर्वाचन के उम्मीदवार या 10 से अधिक मतदाता कर सकते हैं। राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ता। राष्ट्रपति को अन्य भत्तों एवं सुविधाओं के अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को रहने के लिए बिना किराए का आलीशान आवास मिलता है।
अवकाश ग्रहण के पश्चात पूर्व राष्ट्रपति को उसके वेतन का आधा पेंशन के रूप में प्राप्त होता है तो उसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति की कार्यावधि 5 वर्ष निश्चित की गई है, लेकिन उसे संसद महाभियोग द्वारा अपदस्थ कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे अपदस्थ किया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। संसद के जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के उस महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने पर, जिस सदन में लाया उसके 1/4 यानी कि 1/4, यानी कि क्या मतलब हो जाएगा इसका, जितने भी हैं उसका गुणा कर दो 1/4 से। अगर 100 हैं इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 25, तो 25 के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। सदन में इस विषय पर विचार होने के कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, ठीक है। और दोनों के जब भी लाया जाएगा उसके 14 दिन पहले कि आप पर हम क्या कर रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं अपने राष्ट्रपति पद से, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। जो भी अपने बहाने बट्टे बनाने हैं बना लो। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सदन के समक्ष अपना पक्ष रखे, वही पक्ष रखे या बहाने बनाए जो भी है। यदि यह संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि वहाँ भी प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। महाभियोग के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, लेकिन 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, अतः शासन की समस्त शक्तियों का समावेश राष्ट्रपति पद में निहित है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। कार्यपालिका शक्ति। देश का शासन उसके नाम पर ही चलाया जाता है तथा सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय समझे जाते हैं। देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते वह नियम तथा अधिनियम भी बनाता है। वह संघ के शासन के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है और प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में कोई भी सूचना मांग सकता है। संघ की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, संघीय लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त तथा उप राज्यपाल आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है, अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। वह मंत्रियों में विभागों को बंटवारा भी करता है, परंतु व्यवहारिक रूप में क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते समय अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं करता। लोकसभा में जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है, जैसे बीजेपी का हुआ है तो बीजेपी डिसाइड करती है कि हमें किसको अपना नेता मानना है, उसी को हम प्रधानमंत्री मानेंगे। उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अपनी मर्जी से नहीं कह सकता कि मैं इस आदमी को नियुक्त करूंगा। जिसको पार्टी कहेगी उसको ही नेता बनाएंगे। कौन सी पार्टी? बीजेपी नहीं, जो जीती है। बीजेपी जीती हो, कांग्रेस जीती हो या कोई सी भी पार्टी जीती हो। यदि किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में वह सबसे बड़े दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देता है। ऐसी स्थिति में किसी विवाद से बचने के लिए वह लोकसभा से अपना नेता चुनने के लिए भी कह सकता है। केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे देशों में भेजे जाने वाले राजदूतों की नियुक्ति करता है और दूसरे देशों के राजदूतों का देश में स्वागत करता है। वह दूसरे देशों के साथ संधि समझौता करने के लिए पत्र व्यवहार करता है और संधि समझौते करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।
राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें निर्देश दे सकता है। वह किसी राज्य के राज्यपाल को संघीय क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्य के आपसी संबंधों के बारे में निर्देश जारी करने और उन पर नियंत्रण के भी अधिकार हैं। वह राज्य सरकार को संघीय कानून के उचित पालन के लिए आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति को राज्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने और उनकी नीतियों में तालमेल बिठाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का भी अधिकार प्राप्त है। अब आ जाते हैं विधायी शक्ति। यद्यपि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसे संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने आदि की वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित अधिवेशन को तथा प्रति एक वर्ष के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालता है, सरकार के वैधानिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को भी नियुक्त करता है। संसद द्वारा किसी विधेयक के पारित होने के पश्चात उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। वह किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, उसे स्वीकृति देने से मना कर सकता है या उस पर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है। यदि वह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी पड़ती है। कई विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। प्रांतों की सीमाओं और क्षेत्रों का नाम बदलने वाले विधेयक और धन विधेयक तथा इसी प्रकार विधानमंडल में पेश होने वाले कई विधेयकों पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। अंतर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक इसी प्रकार का विधेयक है। राष्ट्रपति जब चाहे संसद के निम्न सदन लोकसभा को भंग कर सकता है, परंतु व्यवहारिक रूप में इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश भी कानून के समान लागू होता है, परंतु संसद का अधिवेशन आरंभ होते ही अध्यादेश को संसद के सम्मुख स्वीकृति के लिए रखना पड़ता है। अधिवेशन के आरंभ होने से 6 सप्ताह पश्चात वह अध्यादेश स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यदि संसद उक्त अध्यादेश को स्वीकार नहीं करती, राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्पष्ट कहा गया था कि अध्यादेश जारी करने संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी उस पर बहस नहीं की जा सकती। न्यायालय उस पर अपने विचार नहीं बता सकता, अपना जजमेंट नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उस पर। परंतु 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 38 में क्या कर दिया गया था कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 44 में क्या कर दिया, चुनौती दी जा सकती है। वित्तीय शक्ति क्या होती है राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा अथवा बजट संसद के सम्मुख रखवाए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तथा न ही कोई कर लगाने वाला विधेयक उसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का भी गठन करता है जो करों से प्राप्त आय को राज्य सरकारों तथा केंद्र में विभाजन की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि पर भी पूर्ण अधिकार होता है। अब आ जाते हैं न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति को संघीय कानून के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वह किसी दंड को स्थगित कर सकता है, दंड में कमी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धर्म और जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। अब आ जाते हैं सैनिक शक्ति।
राष्ट्रपति सेना का प्रधान सेनापति होता है। सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। वह राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति सेना के संगठन और प्रयोग के बारे में आदेश जारी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों से कहीं अधिक है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कानून के अनुसार ही कर सकता है, परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां पर ऐसा प्रतिबंध नहीं है। वह संसद की स्वीकृति से दूसरे देशों से युद्ध तथा शांति की घोषणा कर सकता है। अब आ जाते हैं आपातकालीन शक्ति। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण या उसकी संभावना के कारण भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 महीने तक लागू रहती है। 1 महीने बाद आपात की घोषणा समाप्त हो जाती है यदि इससे पहले संसद के दोनों सदनों ने इसको पारित ना कर दिया हो। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा अन्य किसी स्रोत के आधार पर विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 महीने तक लागू रह सकती है। संसद की स्वीकृति मिलने पर यह घोषणा 6 महीने तक लागू रह सकती है और इस प्रकार की घोषणा अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकती है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? जब पैसा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कब होने वाला था? ये 1991 में होने वाला था। उसके बाद ओपन इकोनॉमी कर दी थी, जिससे ये क्या हो गया था, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि बाहर की ब्रांड वगैरह भी आकर हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है, कंपनियां खोल सकती हैं। इससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? क्लोज इकोनॉमी थी, बंद। हम अपना ही व्यापार करते थे, खाली दूसरों के ऊपर कोई मतलब नहीं था हमारा। इस प्रकार की घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना केवल 2 महीने तक लागू रहती है और संसद की स्वीकृति के पश्चात तब तक जारी रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति दूसरी घोषणा द्वारा इसे समाप्त ना कर दे। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या होते हैं? संसद का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तत्पर एक तरीके से किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही ना तो संस्थगित की जा सकती है ना चालू रखी जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति पर कोई भी कार्यवाही जब तक वो पद पर है नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय को उसे बंदी बनाने या कारावास करने के लिए कोई भी आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है। राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप में किए जाने के लिए तत्परित किसी कार्य के संबंध में अनुतोष का दावा करने वाली कोई सिविल कार्यवाही उसके कार्यकाल में तब तक संस्थगित नहीं की जाएगी जब तक कि इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को ना दे दी गई हो। ऐसी सूचना के बाद 2 माह बीत न गए हों। इस सूचना में उस कार्यवाही की प्रकृति, वाद कारण, पक्षकार का नाम, विवरण, निवास स्थान तथा मांग किए जाने वाले अनुतोष का विवरण ना दे दिया गया हो। जहाँ तक उसके पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए कार्यों का प्रश्न है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु जहाँ तक उसके व्यक्तिगत कार्यों का संबंध है, स्वतंत्रता काफ़ी सीमित है और उसके विरुद्ध केवल 2 महीने की नोटिस देकर कार्यवाही चलाई जा सकती है। ठीक। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के शीर्ष पर स्थित है, लेकिन वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान न होकर नाम मात्र का प्रधान है। उसके पद में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है।
अतः इस दृष्टि से राष्ट्रपति की शक्ति एक औपचारिक संवैधानिक प्रमुख की तरह है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हमारे राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है किंतु कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। हालांकि राष्ट्रपति मात्र औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसके पद का कोई महत्व नहीं। औपचारिक प्रधान होते हुए भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रपति का विशेष प्रभाव होता है। राष्ट्रपति की सलाह व आदेश को वे अनदेखा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल द्वारा लिए निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि औपचारिक संवैधानिक प्रधान होते हुए भी राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान व्यवस्था में प्रतिष्ठा व सम्मान का पद है। यह ठीक है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उभरते हुए अनिश्चितता के परिदृश्य में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण एवं सक्रिय बनती जा रही है। राष्ट्रपति की यह सक्रियता प्रधानमंत्री पद की गरिमा में तेज गिरावट और गठजोड़ की राजनीति के युग में पदार्पण का भी नतीजा है। अब आ जाते हैं हम उपराष्ट्रपति। संविधान में एक उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। उसके निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा एवं उसका विनिश्चय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति की पद की अर्हताएं। उपराष्ट्रपति की अर्हताएं वही हैं जो राष्ट्रपति की हैं, सिवाय इसके कि उसमें राज्यसभा के लिए चुने जाने की अर्हता होनी चाहिए। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान में विहित प्रक्रिया के अनुसार शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, किंतु इस अवधि के पहले वह अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। उसे राज्यसभा के संकल्प द्वारा, जिसे सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो तथा जिसे लोकसभा के साधारण बहुमत ने स्वीकृत किया हो, उसके पद से हटाया जा सकता है। किंतु ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के 14 दिन पूर्व उसे इसकी नोटिस देना आवश्यक है। अनुच्छेद 67 में ऐसा कहा गया है। उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया की अपेक्षा सरल है। राष्ट्रपति के मामले में महाभियोग का आरोप लगाने वाले संकल्प को दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा केवल राज्यसभा में होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। संकल्प पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के मामले में वह किसी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल संविधान के अतिक्रमण के लिए हटाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति किसी भी आधार पर जिसे राज्यसभा उचित समझे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं महत्व। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उसका सामान्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतएव उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, किंतु उसे सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाए जाने अथवा अन्य कारण से उसके पद से हुई रिक्तता की अवस्था में या अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। जिस कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्तों, विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 यह उपबंधित करता है कि यह उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके
ना रहने पर उसी न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। मंत्रिपरिषद कब पढ़ेंगे? अगले पार्ट में। ठीक है।